हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज मैं आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड का नाम है सहसंयोजक बंध, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को इतने शानदार कर दूंगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कर दूंगा। आप लोग तो बस एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना। जितनी भी सहसंयोजक बंध की बेसिक केमिस्ट्री है, वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री एक्सप्लेन करके फिर टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आप लोगों को सहसंयोजक बंध की पूरी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए पहले तो सहसंयोजक बंध के बारे में बता देता हूं, मैं आप लोगों के लिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता देता हूं। देखो भैया सुनो, ये जो बॉन्ड होता है ना आपका, ये जो बॉन्ड होता है, बंध बोलते हो इसको आप लोग, ठीक है ना। यही आप लोगों का सहसंयोजक बंध होता है, यही आप लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड का सिंबल होता है, कौन से बॉन्ड का सिंबल होता है, ये आप लोगों के सहसंयोजक बंध का अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का सिंबल होता है। और आप लोग जानते हो एक सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर देख लो भैया, ये आप लोगों का सहसंयोजक बंध होता है और एक सहसंयोजक बंध में मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब देखो सुनो, इस सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए थे। मैं दोनों सिद्धांतों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो, आप लोगों को पता है इस सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे, 2 सिद्धांत दिए गए थे। एक तो आप लोगों की बीबीटी दी गई थी और एक आप लोगों की एमओटी दी गई थी। ठीक है ना। एक तो आप लोगों की बीबीटी दी गई थी और एक आप लोगों की एमओटी दी गई थी। दोनों को बता देता हूं मैं। इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको बोलते हैं आप लोग संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है ना। और एमओटी की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है ना। जिसको आप हिंदी में बोलते हो अनुकक्षक सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुकक्षक सिद्धांत। ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुकक्षक सिद्धांत। इधर देखिए भैया, सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे, 2 सिद्धांत दिए गए थे। एक तो आपकी बीबीटी दी गई थी और एक आप लोगों की एमओटी दी गई थी। बीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। और एमओटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अर्थात अनुकक्षक सिद्धांत। अब आप लोगों को पता है कि ये दोनों ही सिद्धांत किसको एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे, सहसंयोजक बंध को अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड को। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बीबीटी होती है वो सहसंयोजक बंध के कौन से नेचर को एक्सप्लेन करती है। मतलब बीबीटी के अंदर भी आप लोगों के 3 सिद्धांत दिए गए हैं सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम पढ़ते हैं। तीनों टॉपिकों के बारे में बता देता हूं। देखो, बीबीटी में हम 3 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। एक तो क्या होता है आपका अनुनाद होता है, जिसको आप रेजोनेंस बोलते हो। एक आप लोगों का संकरण होता है, जिसको हाइब्रिडेशन बोलते हो। और एक आप लोगों की बीएसईपीआरटी होती है, बीएसईपीआरटी। ठीक है ना। अर्थात ये बीबीटी के अंदर हम कितने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कितनी थ्योरी पढ़ते हैं, 3 थ्योरी पढ़ते हैं। एक तो हम अनुनाद रेजोनेंस पढ़ते हैं, एक हम संकरण हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं और एक हम बीएसईपीआरटी अर्थात बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। मतलब संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण सिद्धांत अर्थात बेसपर थ्योरी बोलते हैं इसको, बीएसईपीआरटी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार फिर सुनना भैया, सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी थ्योरी दी गई थी, 2 थ्योरी दी गई थी। एक तो आपकी बीबीटी दी गई थी, एक आप लोगों के लिए एमओटी दी गई थी। ठीक है ना। बीबीटी के अंदर हम 3 टॉपिकों को पढ़ते हैं, या ऐसा बोल सकता हूं 3 थ्योरी को पढ़ते हैं। एक तो आपका अनुनाद होता है, जिसको रेजोनेंस बोलते हो। एक आपका संकरण, जिसको हाइब्रिडेशन बोलते हो। और एक आपकी बीएसईपीआरटी अर्थात बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होती है। ठीक है ना। और जो आप लोगों की एमओटी थ्योरी होती है, एमओटी थ्योरी के अंदर आपको पता
है वो एटमों के हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, अनुकक्षक डायग्राम बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन बीबीटी पे कर लेता हूं। देखो सुनो भैया, आप लोगों को पता है कि हम लोगों की जो यूनिट होती है, एक यूनिट से हम लोगों के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और हम लोगों को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। इसका मतलब समझिए आप लोग कि एक क्वेश्चन तो हमसे एग्जाम में बीबीटी का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन हम लोगों से एमओटी का पूछा जाता है। मतलब इस तरीका से आता है, जैसे सपोज करो अपनी यूनिट सेकंड है, ठीक है ना, यूनिट सेकंड है, और आपसे सपोज करो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, और बीच में दे दे या अथवा, तो ये क्वेश्चन तो बीबीटी से पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों से एमओटी का पूछा जाएगा। मतलब एक यूनिट से हम लोगों के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन तो बीबीटी का पूछा जाएगा, फिर आएगा या अथवा और, ठीक है ना, अर्थात एक क्वेश्चन आप लोगों से एमओटी का पूछा जाएगा। अगर आपको बीबीटी का पसंद है तो बीबीटी का कर लो, अगर आपको एमओटी का पसंद है तो एमओटी का कर लो, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं एमओटी थ्योरी। बीबीटी को आपको पता है, बीबीटी को मैं यहां पर आप लोगों के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन हम लोगों को पूरा मिल जाए। तो हम जो क्वेश्चन टच करेंगे वो किससे करेंगे, एमओटी से, क्योंकि एमओटी का क्वेश्चन करना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। एमओटी का क्वेश्चन करना ज्यादा आसान है और इसके अंदर मिस्टेक भी बहुत कम होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एमओटी थ्योरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक जितनी भी उसकी केमिस्ट्री है कंप्लीट आप लोगों के लिए एमओटी पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है वो एमओटी से करना है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से पूरी चीजों को बता देता हूं। इस सहसंयोजक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी थ्योरी दी गई थी, 2। एक तो आपकी बीबीटी दी गई थी, एक आप लोगों की एमओटी दी गई थी। बीबीटी की फुल फॉर्म होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है ना। बीबीटी सहसंयोजक बंध की कितनी चीजों को एक्सप्लेन करती है, 3। एक तो बीबीटी किसको बताती है, अनुनाद को बताती है, रेजोनेंस को बताती है। एक आप लोगों को बीबीटी संकरण हाइब्रिडेशन को बताती है। एक आप लोगों को बीबीटी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को बताती है। और दूसरी थ्योरी थी वो कौन सी थी, एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंदर आपको पता है एटमों के जो भी होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इनके जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके हम सभी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। नाम से पता लग रहा ना, अनुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अर्थात जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनके हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। उसके आधार पर फिर उनके विन्यास है, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, वो सारी चीजें हम काउंट करेंगे, प्रकृति, नेचर, जो भी उसका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, वो सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आगे ने बात समझिए। अब मैंने ये बोली कि एग्जाम में हम लोगों से क्वेश्चन इस तरीका से पूछे जाते हैं कि आपको पता है हम लोगों से एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, और हम लोगों को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इस यूनिट सेकंड से एक क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए बीबीटी का पूछा जाता है और एक हम लोगों से एमओटी का पूछा जाता है। तो यहां पर जो मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा वो मैं एमओटी थ्योरी करवाऊंगा। एमओटी थ्योरी से आपको एग्जाम में बिल्कुल कंप्लीट पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये तो आप जब देख लेना, जैसे मेरी यूनिट कंप्लीट होगी फिर लास्ट ईयर के जब पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब आप लोग देख लेना पूरे का पूरा क्वेश्चन हम लोगों को एमओटी से मिल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? अर्थात हम लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन टच करना है वो किससे करना है, एमओटी से करना है। चलो ठीक है, ये तो जितनी भी सारी चीजें थी वो आप लोगों के लिए बता दी। अब एक काम करता हूं, इस पूरे को तो मैं मिटा देता हूं और एमओटी थ्योरी में आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देता हूं, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अनुकक्षक सिद्धांत में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना चालू कर देता हूं। तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं और एमओटी चालू कर देता हूं। ये लो, देखो भैया इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोगों के यहां पर एमओटी स्टार्ट करूंगा। तो एमओटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें सिखा देता हूं। एक तो मैं आप लोगों के लिए भाइतम कोष में अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं। आप लोगों को काफी स्टूडेंट तो भाइतम कोष में वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन देखना ही नहीं जानते, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में मैं भाइतम कोष में अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखना आप लोगों के लिए सिखा दूंगा कि वैलेंसी सेल में अर्थात भाइतम कोष में हम इलेक्ट्रॉन किस तरीका से देखते हैं। जैसे ही आप लोग
बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना सीख जाओगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये बताऊंगा कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है। जैसे कुछ चीजों का आज तक आप लोगों ने रट्टा मार रखा है, आज के इस लेक्चर में वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर दूंगा। जैसे आप लोगों ने रट्टा मार रखा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी क्यों होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी क्यों होती है, अरे 2 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 ही क्यों होती है, ज्यादा भी हो सकती थी, कम हो सकती थी। ठीक है ना, सारी चीजें सिखाऊंगा। इन दोनों चीजों को सिखाने के बाद फिर मैं आप लोगों की एमओटी थ्योरी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और एमओटी थ्योरी को भी बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा, जैसे कि एक बार में ही आप लोग दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस वक्त जो मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूं वो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना बताऊंगा। ठीक है ना, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना सीखते ही फिर बताऊंगा कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों की एमओटी थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा। तो हेडिंग डाल देता हूं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना। ठीक है ना, किस तरीका से देखते हो आप लोग। ठीक है ना, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना मतलब वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हम किस तरीका से देखते हैं। तो देखो भैया, सुनो मेरी बात ध्यान से, रट्टा किसी भी चीज में आप लोगों को नहीं मानना है, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं। इस वक्त हम क्या सीख रहे हैं कि बाह्यतम कोष में अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे देखते हैं, वो चीज मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूं। ठीक है ना, तो सुनो भैया, जब भी आप बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तो यहां पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और फॉर्मूले को भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि रट्टा मरवा दिया फॉर्मूले, नहीं, फॉर्मूला जो यहां पर बनाऊंगा उसका कारण बताऊंगा ये फॉर्मूला आप लोगों का कहां से आया। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखने का मैं आप लोगों के लिए सूत्र लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर बताऊंगा ये फॉर्मूला हम लोगों का कैसे आया। तो देखो, बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो आप लोगों को होता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये आपका बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला है कि बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल के अंदर जब आप वो लोग इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला आ कैसे गया वो चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो भैया, ये फॉर्मूला आया अक्रिय गैसों के अंतर से, नोबल गैसों के अंतर से, क्योंकि आप लोगों को पता हमारी आवर्त सारणी में, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, और उन 18 वर्ग, 18 ग्रुपों में सबसे स्थायी वर्ग होता है, सबसे स्टेबल वर्ग होता है, वो होता है 18वां वर्ग, जिसको हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो अष्टक नियम का पालन करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। इसलिए जितने भी वर्ग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्थायी स्टेबल वर्ग होता है अक्रिय गैसों का, नोबल गैसों का। और आप लोग जानते हो कि प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अणु एक स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए हर एटम और हर मॉलिक्यूल यही चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैसों के बराबर हो जाए, नोबल गैसों के बराबर हो जाए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ब्रह्मांड की हर एक चीज एक स्थायित्व की ओर मूव करती है, स्थायित्व की ओर जाती है। आगे नहीं मेरी बात सही है। तो ये फॉर्मूला कहां से लेके आया हूं मैं, अक्रिय गैसों के अंतर से, नोबल गैसों के डिफरेंस से लेके आया हूं। कहां से लेके आया हूं, इधर देखो, यहां पर मैं अक्रिय गैसों को लिख रहा हूं। आपको पता हमारी अक्रिय गैस कितनी होती है, 6 अक्रिय गैस होती है। ये कौन सा होता है अपना, 18वां वर्ग होता है, 18वां वर्ग होता है। ठीक है ना, 18वां वर्ग होता है, जिसको अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं, नोबल गैस बोलते हो जिनको, अक्रिय गैस, जिनको नोबल गैस बोलते हैं आप लोग। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 10, 18, 36, 54, और आपको होता है इसका कितना होता है, 86। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार देख लो भैया, जो हमारा 18वां वर्ग होता है वो कौन सा वर्ग होता है, अक्रिय गैसों का, नोबल गैसों को होता है। उसमें कौन कौन सी होती है, एक तो हमारी हीलियम होती है, एक नियोन होती है, एक आर्गन होती है, एक क्रिप्टॉन होती है, एक जीनॉन होती है, एक रेडॉन होती है। हीलियम का कितना होता है, 2, नियोन का कितना होता है, 10, आर्गन का कितना होता है, 18, क्रिप्टॉन का कितना होता है, 36, जीनॉन का कितना होता है, 54, और रेडॉन का कितना होता है, 86। ये उनके एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इससे मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, ये मैंने उनके डिफरेंस से बनाया। कैसे बनाया, इधर देखो, आपको बताया 2 संख्या पे, इसका मतलब 1, 2, तो 2 तो आप लोगों का ही हो गए। अरे सही है, हाइड्रोजन, हीलियम, तो 2 तक, 2 पे ही तो आया हीलियम, तो 2 लिख दिया। उसके बाद आपको पता है
इस अक्रिय गैस और इस अक्रिय गैस में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो देखो 8 का अंतर है, मैंने यहां पर लिख दिया। फिर आपको होता है इस अक्रिय गैस और इसके अंदर भी कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। ये 8 मैंने यहां पर लिख दिया। फिर आपको होता है इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 18 का अंतर है, मैंने ये लिख दिया। फिर इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 18 का अंतर है, मैंने ये लिख दिया। फिर इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 32 का अंतर है, तो वो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिख दिया। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? एक बार फिर देख लो भैया, बाह्यतम कोष में अर्थात वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन देखने का जो फॉर्मूला है वो है 2 8 8 18 18 32। ये बाह्यतम कोष अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं कहां से लाया? इस फॉर्मूले को मैं अक्रिय गैसों के अंतर से लाया, डिफरेंस से लाया। कैसे? कि हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। उसके बाद आपको होता है इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 8 का अंतर है, ये लिख दिया। फिर इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 8 का, ये लिख दिया। फिर इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 18 का। फिर इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 18 का। फिर इस अक्रिय गैस और इसमें कितने का अंतर है? 32 का। इसका मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये मैंने जो सूत्र बनाया वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बनाया। कहां से लेके आया हूं? अक्रिय गैसों के अंतर से लेके आया हूं, डिफरेंस से लेके आया हूं। अब देखना चालू कर दो कि बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल में हम इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं। तो सर्वप्रथम शुरुआत हाइड्रोजन से करता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो देखो सुनो, हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो कॉमन सी बात है, उसके वैलेंसी सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो कॉमन सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 2। तो बाह्यतम कोष के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब बात करते हैं लिथियम की। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट लगना चालू हो जाएगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। तो 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 3 हो जाए 1। इसलिए लिथियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। ठीक है ना? उसका कैसे लिखोगे? 2 1। बिल्कुल सही है। यह संख्या 1 से लेकर कहां तक पहुंचानी है? 8 तक पहुंचानी है। ठीक है ना? उसके बाद बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। इस बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोगों को पता है 4 परमाणु क्रमांक होता है। 4 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर 4 इसका परमाणु क्रमांक होता है तो 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 4 हो जाए? 2। इसका मतलब इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। बात करता हूं मैं बोरॉन की। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। तो 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 5 हो जाए? 3। इसलिए जो बोरॉन होता है उसके वैलेंसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों के? 3। बात करता हूं मैं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 6 हो जाए? तो 4। तभी तो आप बोलते हो कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। बात करता हूं मैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 7 हो जाए? तो 5। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं? 5। बात करता हूं ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 8 हो जाए? 6। इसलिए आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। बात करता हूं मैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? तो आपको पता है यहां पर कितने 7 जोड़ने पड़ेंगे। 7 और 2 कितने हो गए? 9। इसका मतलब जो फ्लोरीन होता है उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। बात करता हूं मैं नियोन की। आपको पता है नियोन एक अक्रिय गैस होती है, नियोन एक नोबल गैस होती है और नोबल गैसों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। 2 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 10 हो जाए? 8। इसका मतलब नियोन के वैलेंसी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। बात मेरी समझ में आ गई? मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहां तक पहुंच गया, हो गए ना? 2 और 8 कितने होते हैं? 10 हो गए। अब जैसे कि आपको सोडियम का देखना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो 10 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ूंगा 11 हो जाए? 1। इसलिए सोडियम के वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और सोडियम का कैसे लिखोगे? जैसे यहां पर सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो कैसे लिखोगे? देखो यहां से 2 8 1। फिर मैग्नीशियम का बार है होता है, क्या लिखोगे? 2 8 2। फिर एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13, क्या लिखोगे? 2 8 3। फिर उसके बाद आपको पता है सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है, क्या लिखोगे? 2 8 4। उसके बाद आपको पता है फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है।
285। उसके बाद आपको होता है सल्फर का कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना, क्या लिखोगे 286। उसके बाद आपको होता है क्लोरीन का कितना होता है 17, क्या लिखोगे 287। और उसके बाद आपको होता है आर्गन का 18, अक्रिय गैस होती है आर्गन, आप क्या लिखोगे 288, अर्थात आपका फॉर्मूला यहां तक पहुंच गया। फिर 18 तक जाएंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया, ये तरीका है बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का, इलेक्ट्रॉन देखने का। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 8 8 18 18 32। अगर कोई आप लोगों से ऐसे पूछ ले कि ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या आप लोगों ने इसका रट्टा मारा है, आप बिल्कुल मना कर देना नहीं, ये इस फॉर्मूले का हमने रट्टा नहीं मारा है। और उसके लिए समझा देना कि इस फॉर्मूले को हम यहां से लेके आए हैं, अक्रिय गैसों के अंतर से नोबल गैसों के डिफरेंस से। फॉर्मूला क्या बना है 2 8 8 18 18 32। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इस तरीका से बाह्यतम कोष में अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को बाह्यतम कोष में अर्थात नोबल गैसों के अंदर इलेक्ट्रॉन देखना या जो भी वैलेंसी सेल के अंदर या संयोजकता सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखना नहीं आता, वो आराम से यहां पर देख लो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। आप लोग आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीका से वैलेंसी सेल के अंदर हम बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, भाई कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सीधी से होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक है ना। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका और बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हो। एक तरीका तो ये आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, और एक आप उस सीरीज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि जो हमारी आवर्त सारणी होती है ना पीरियोडिक टेबल, उसके अकॉर्डिंग भी आप बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों का पता लगा सकते हो कि कौन से एटम के बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। उसको भी मैं यहीं पर बता देता हूं, जिससे कि वो टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो इसको तो मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या बनाया आप लोगों का, ये फॉर्मूला बनाए 2 8 8 18 18 32। कहां से आया, अक्रिय गैसों के अंतर से। आराम से कर लेना, ये उसकी पहली ट्रिक है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखने की। अब मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूं कि बाह्यतम कोष में आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भी देख सकते हो। तो देखो सीरीज बना के बता दूंगा, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन किस तरीका से देखते हैं। देखो भैया इधर देखो, यहां पर मैं आप लोगों के लिए बाह्यतम कोष के अंदर अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने की मैं आप लोगों के लिए दूसरी ट्रिक को बता रहा हूं कि बाह्यतम कोष में अर्थात वैलेंसी सेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे। तो भाई यहां पर आप लोग एक काम करना, देखो जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके बाह्यतम कोष पर उनके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का अलग तरीका होता है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बता देता हूं कि एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बाह्यतम कोष में आप इलेक्ट्रॉन किस तरीका से देखते हो, ठीक है ना। यहां पर वो भी तरीका बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है एस ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग होते हैं आप लोगों को पता है, 2 वर्ग होते हैं। एक तो आपको पता है क्षार धातु उनका होता है, ठीक है ना, एक तो क्षार धातु होती है आपकी, ठीक है ना, और एक होती है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। एक तो क्षार धातु होती है जिनको एल्किलाइन मेटल बोलते हो, एक क्षारीय मृदा धातु होती है जिनको एल्किलाइन अर्थ मेटल बोलते हो। भैया बता देता हूं, क्षार धातु को एल्किलाइन मेटल बोलते हो, क्षारीय मृदा धातु को एल्किलाइन अर्थ मेटल बोलते हो। इसके अंदर आपकी कौन सी आ जाती है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये तो कौन हो गई आपकी क्षार धातु एल्किलाइन मेटल, और आपको पता है यहां पर क्षारीय मृदा धातु आ जाएंगी एल्किलाइन अर्थ मेटल। इधर देखो, ये तो आप लोगों की क्षार धातु हो गई और ये आप लोगों की क्षारीय मृदा धातु हो गई, ठीक है ना। इधर देखिए भैया, क्षार धातु आप लोगों की एल्किलाइन मेटल आप लोगों की ये हो गई, और क्षारीय मृदा धातु एल्किलाइन अर्थ मेटल आप लोगों की ये हो गई। आप लोगों को पता है कि क्षार धातु अर्थात जो एल्किलाइन मेटल होती हैं उनमें कौन कौन सी आते हैं, लिथियम, एक तो आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है ना। आप लोगों को पता है क्षार धातु में से हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो क्षार धातु होती है वो लिथियम से स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन होता है वो आपका अधातु होता है, ये मेटल नहीं होती, इसलिए क्षार धातु के अंदर
जब बात होती है, एल्केलाइन मेटलों के अंदर जब बात होती है तो हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, लेकिन यहां पर मैंने उसका पूरा वर्ग बनाया इसलिए हाइड्रोजन को लिख लिया। ध्यान रखना, हाइड्रोजन धातु नहीं होती, हाइड्रोजन मेटल नहीं होती, नॉन मेटल होती है, अधातु होती है। फिर भी आप सोच रहे हो सर फिर हाइड्रोजन को क्यों लिख रखा है, वो मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये वर्ग संख्या फर्स्ट में आता है हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन को भी लिख दिया। जबकि ध्यान रखना, अगर क्षार धातु की बात करते हो तो कहां से चालू होती है, लिथियम से। इस हाइड्रोजन को इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भी वर्ग फर्स्ट के अंदर आता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोग इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि जो पहले एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन होंगे ना वैलेंसी सेल में, वही पूरी फैमिली के में होंगे। कैसे, कि आप लोग जानते हो कि पहले वाला हमारे लिए सिंपल होता है, हाइड्रोजन के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो अगर हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। जैसे कि यहां पर आपको होता है हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। आप लोग इनको जो आप लोग तुक्का पुक्का लगाते हो, उनके ट्रिक से याद करते हो, वो कैसे भी कर लेना। कि जैसे कि मुझे तो ये डायरेक्ट याद है, जैसे इसको हाइड्रोजन, लिथियम, ये होगा सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और आप लोग इसको ट्रिक से याद कर लो। किसी एक्टर का नाम रख लेना, किसी सिंगर का नाम रख लेना, किसी क्रिकेटर का नाम रख लेना, किसी के बेस पर आप लोग इनका बना सकते हो, अपनी हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को अगर पहला पता, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन तक लगभग 30 तक तो हम लोगों को नॉर्मल तरीका से याद होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाइड्रोजन के बारे में खूब जानते हैं हम, हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। तो अगर हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे, कि जैसे सपोज करो आपको इसका रूबिडियम का नहीं है, जैसे आपको होता है रूबिडियम का आपको परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पता नहीं है, और आप पता लगाओगे यार इसकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 सेकंड में पता लगाओगे। आप लोगों को पता है कि रूबिडियम उसी फैमिली में आता है जिसमें हाइड्रोजन आता है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो गया कि अगर हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो सर ने ये बात होता है कि पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जैसे ही आप लोगों को पता लगा कि ये रूबिडियम हाइड्रोजन वाले ही वर्ग में आ रहा है तो तुरंत क्लिक हो जाएगी कि इसके वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को यहां पर किसी का परमाणु क्रमांक याद नहीं है, एटॉमिक नंबर याद नहीं, तब भी आप बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे कि सपोज करो आपको फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक पता नहीं है कि भाई फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, लेकिन आपको यह पता है कि फ्रेंसियम उसी वर्ग में आता है जिसमें हाइड्रोजन आता है, तो 2 सेकंड लगेंगे, आप तुरंत बता दोगे कि आपको पता है कि फ्रेंसियम उसी वर्ग में आता है जिसमें हाइड्रोजन आता है। तो अगर हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो कॉमन सी बात है फ्रेंसियम के वैलेंसी सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक। क्योंकि अगर ये पहले वाले के पास जो वैलेंसी सेल होंगे वही पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। आप लोगों के लिए अभी बताइए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो अगर बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये निकला कि अगर बेरिलियम के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और अगर आपको परमाणु क्रमांक पता नहीं तब भी आप पता लगा लोगे। जैसा सपोज करो आपको बेरियम, ये बीए को हम क्या बोलते हैं, बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि यार बेरियम उसी फैमिली में आता है जिसमें बेरिलियम आता है, तो आपको 2 सेकंड लगेंगे क्योंकि बेरिलियम का तो आप जानते हो भाई। हम यही तो बोले 30 तक तो नॉर्मल तरीका से हमसे सबको याद होते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, हमें सब पता होता है, 30 तक तो नॉर्मल तरीका से हमें पता होता है, ठीक है ना। तो आपको होता है बेरिलियम के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुरंत क्लिक हो जाएगी कि बेरिलियम की ही फैमिली में कौन है आप लोगों का, बेरियम। तो कॉमन सी बात है, अगर बेरिलियम के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरी फैमिली के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो आपको पता लग जाएगा बेरियम के वैलेंसी सेल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बात किसकी हो गई, एस ब्लॉक की। अब मैं पी ब्लॉक की बात और कर लेता हूं। डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की जो आप लोगों को केमिस्ट्री है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, इसको आप बीएससी सेकंड ईयर में देखना, ठीक है ना। अब भी मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं, एक तो मैं एस ब्लॉक में बता दिए और एक मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए पी ब्लॉक में, ठीक है ना। डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की जो केमिस्ट्री वो बीएससी सेकंड और बीएससी थर्ड ईयर में बहुत डिटेल से दे रखी है, वहां पर उनका भी तरीका मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अब आप लोगों के लिए बता देता हूं कि पी ब्लॉक में कैसे देखो, तो पी ब्लॉक का भी यही तरीका है, क्योंकि इससे एक फायदा है, इससे ये फायदा है कि अगर किसी का परमाणु क्रमांक पता नहीं है और आप जो तुक्के इनसे करते हो ना, इनको सीरीजों को याद के कुछ ही एक्टर का नाम रख रखा है, किसी न किसी सब्जी का नाम रख रखा है, ऐसा आप लोग उसको करते हो ना, अगर आपको ऐसा ट्रिक से याद है, अगर सीरीज याद है तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हो,
क्योंकि आपको बताएं कि लगभग 30 तक या 20 तक तो हम लोगों को याद होते हैं कि कौन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में 1 होता है, हीलियम के में आपको पता है 2 होता है, लिथियम के वैलेंसी सेल में 1 होता है, उसके बाद बेरिलियम के में कितने होते हैं 2 होते हैं, बोरॉन के में कितने होते हैं 3 होते हैं, कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 होते हैं, और आपको पता फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 होते हैं, अभी बताया था। और नियोन तो अक्रिय गैस होती है, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। अब यहां तक हम लोगों को पता है, तो इनके अगर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यही इनके पूरी फैमिली के अंदर होंगे, तो तुरंत पता लग जाएगा आप लोगों को। इसलिए आपको वो ट्रिक लगाते हो ना आप लोग, उन ट्रिकों से आप लोग इस सीरीज को याद कर लेना, ठीक है ना, और आप पता लगा लोगे कि किसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसका बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको परमाणु क्रमांक किसी का पता नहीं तब भी आप पता लगा सकते हो कि इसके भाइटम कोष में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं। तो देखो पी ब्लॉक के कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। एक तो बोरॉन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कौन सा होता है आप लोगों का फ्लोरीन वाला होता है, और एक आपका अक्रिय गैस होता है। यहां पर लिख दिया हीलियम, ऊपर आएगा, यहां पर लिख देता हूं नियोन। अब देखो सुनो मेरी बात, अब इसकी मैं पूरी पी ब्लॉक की सीरीज बना देता हूं आप लोगों के लिए, फिर डिस्कशन करूंगा। देखो ये मैंने किसकी बना दी, आप लोगों के लिए पी ब्लॉक की बना दी। अब मैं आप लोगों के लिए इसको समझा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ देखना, आप लोगों को बता देता हूं। ये आप लोगों के लिए पूरा पी ब्लॉक लिख दिया। पी ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग होते हैं, अपने कितने आप लोगों के ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के अंदर होते हैं अपने वर्ग, 6 वर्ग होते हैं। एक तो बोरॉन फैमिली होती है, एक कार्बन फैमिली होती है, एक नाइट्रोजन फैमिली होती है, एक ऑक्सीजन फैमिली होती है, और इनको हेलोजन फैमिली के एलिमेंट बोलते हैं, और इनको अक्रिय गैस नोबल गैसों की फैमिली बोलते हैं आप लोग इनको, ठीक है ना। और हमारा तरीका क्या है कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं, ये लोग इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप लोग अभी सीख जाओगे कि किसके भाइटम कोष में किसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको तो इनसे मतलब है, आप लोग अच्छी तरीका जानते हो कि ये तो हम लोगों को शुरू से याद है भाई, ये तो हम जब 9th 10th क्लास में पढ़ते तब से याद है हम लोगों को, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, कार्बन के में कितने होते हैं 4, नाइट्रोजन के में कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन के में कितने होते हैं 6, फ्लोरीन के में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता ये कौन होते हैं अक्रिय गैस, इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एक हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी की सभी अक्रिय गैसों के वैलेंसी सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको तो ये पता है कि बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, उसके बाद नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और नियोन या अक्रिय गैसों के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ये तो हम लोगों को 9th 10th क्लास से याद है। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको इसका वर्ग याद है, जैसे कि आपको पता है कि बोरॉन फैमिली में ये एलिमेंट आता, जो भी आप लोगों ने ट्रिक बना रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अगर ये पूरा वर्ग याद है, क्या बोरॉन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, जैसे किसी एक्टर के नाम पर रख लेना, क्रिकेटर मैंने बता दी ना, ये तरीका आप लगाना, क्योंकि मुझे डायरेक्ट याद है, मुझे बिल्कुल डायरेक्ट याद है पूरे एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। आप इनको जैसे कि बहुत से इनका एक्टर बना लेते हैं, कुछ क्रिकेटर बना लेते हैं, कोई सिंगर बना लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर भाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना बता रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि बोरॉन के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि सपोज करो ये आईएन का आपको परमाणु क्रमांक पता नहीं है, फिर भी आप पता लगा सकते हो कि इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। जैसे कि आपको बताया कि आईएन, मैंने पूछ लिया कि भाई आईएन के वैलेंसी सेल में आप इलेक्ट्रॉन बताओ, आपने दिमाग लगा के यार आईएन तो उसी फैमिली में आता है जिसमें बोरॉन आता है, आप तुरंत बोल दोगे सर इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। मैं पूछूं भाई वैलेंसी सेल में तुमने कैसे पता लगाया, आप क्या बोलोगे कि सर आपने तरीका बताया था कि जो ऊपर वाले के वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कॉमन सी बात आपने ये दिमाग लगाया कि अगर आईएन बोरॉन वाली फैमिली में आ रहा है और बोरॉन के में 3 है, तो कॉमन सी बात है आईएन के में भी कितने होंगे 3। तो जो बोरॉन की वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है वही इस पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है। यहां पर एक कार्बन की फैमिली है, कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूरी फैमिली के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे।
जैसे सपोज करो इस sp का आपका परमाणु क्रमांक पता नहीं है और किसी ने पूछ लिया कि sp के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने तुरंत अपनी ट्रिक लगाई हो जो आप लोगों ने याद कर रखी है, आपने लगाई, फिर आपको पता लगा कि यार sp तो उसी फैमिली में आता है जिसमें नाइट्रोजन आता है। अब 2 सेकंड में बोल दोगे कि इसके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने किससे पता लगाया? नाइट्रोजन से पता लगाया, क्योंकि आपको तो नाइट्रोजन के में 5 होते हैं, तो हम पढ़ते ही आए, ठीक है ना। तो इस तरीका से पता लगा लेना। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पूरी फैमिली के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोगों के ये हेलोजन फैमिली बोलते हैं। अगर फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो पूरी फैमिली के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। और यहाँ पर हीलियम को अलग कर दो, बाकी की और सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अक्रिय गैस होती है और जो नोबल गैस होती है वो अष्टक नियम का पालन करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है, इसलिए इनके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक हीलियम ही एक ऐसी अक्रिय गैस होती है जिसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी की सभी अक्रिय गैसों के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो ये 2 तरीके मैंने आप लोगों के लिए बताए थे बाह्यतम कोष में वैलेंसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करने का, ठीक है ना। आराम से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देख लेना, ये आप लोगों के लिए बेस्ट ट्रिक रहेगी, क्योंकि इसमें अगर किसी का परमाणु क्रमांक भी आपको पता नहीं है तब भी आप पता लगा लोगे कि इसके वैलेंसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ में आ गई। जबकि उस वाले तरीके का जो से पहले वाला आप लोगों के लिए समझा वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था आप लोगों का, ठीक है ना। ये आप लोगों की ट्रिक है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, उसमें जब तक आप लोगों का परमाणु क्रमांक पता नहीं तब तक आप बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। यहां पर अगर परमाणु क्रमांक पता नहीं है और सीरीज याद है आप लोगों को, तब भी आप पता लगा सकते हो कि यहां पर बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे सपोज करो टीई है, कोई ना पूछे टीई के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब आप टी के बारे में तो नहीं जानते कि टी का परमाणु क्रमांक कितना है, लेकिन आपने अपने दिमाग से ही लगा के यार टी उसी फैमिली में आती है जिसमें ऑक्सीजन आता है। आप 2 सेकंड में बता दोगे कि टी के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपने किससे पता लगाया? ऑक्सीजन से पता लगाया। आप बता अगर ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन की फैमिली में आ रहा है तो कॉमन सी बात है इसके वैलेंसी सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीका से बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल में हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके बताए मैंने बाह्यतम कोष में वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने के, जो आपको पसंद है उसको कर लेना। बेस्ट ट्रिक ये रहेगी, जो इससे पहले वाली ट्रिक थी वो आपकी बिल्कुल पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। जब तक आप लोगों को परमाणु क्रमांक पूरी चीजें पता नहीं होगी तब तक आप बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते। जबकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो आपको बस ये सीरीज याद होनी चाहिए। जिसको सीरीज याद है वो आराम से पता लगा सकता है कि किसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्यों इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारी चीजें पता लग जाएगी। चलो ठीक है, तो ये तो होते बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखना बता दिया। अब मैं ये बता देता हूं कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है, वो चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, इनको मिटा देता हूं। इधर देखो हेडिंग डाल देता हूं, बंद देखना, बॉन्ड देखना। बॉन्ड कैसे देखते हैं? बंद देखना, बंद देखना है, बॉन्ड देखना। बॉन्ड हम किस तरीका से काउंट करते हैं? देखो भैया, यहां पर जो अब मैं आप लोगों के लिए सिखा रहा हूं बहुत अच्छा टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक काफी स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा वीक होता है। बहुत से स्टूडेंटों को तभी तक ये भी पता नहीं है कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पहले कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है ना। उन चीजों के बेस पर आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जब भी आप लोग कभी ये देख रहे हो कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है, वो मैं आप लोगों के लिए अब समझाऊंगा। तो यहां पर मैं एक बार अक्रिय गैसों को लिख देता हूं, नोबल गैसों को लिख देता हूं। तो देखो नोबल गैस अभी लिखी थी अक्रिय गैस, एक तो हीलियम होती है, एक नियोन होती है, एक आर्गन होती है, एक क्रिप्टॉन होती है, एक जीनोन होती है और एक रेडोन होती है। इसका कितना होता है? 2, 10, 18, 36, 54 और इसका कितना होता है? 86। अब आपको पता है कि मैं बार बार में हर चीज में अक्रिय गैसों को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल वर्ग है या सबसे ज्यादा स्थायी वर्ग है वो अक्रिय गैसों का ही होता है, नोबल गैसों का ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि अक्रिय गैस अष्टक नियम का पालन करती है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जो उनका कौन सा होता है? 18वां वर्ग होता है, ठीक है ना। 18वां वर्ग होता है और कॉमन सी बात है हम उसी चीज का यूज करेंगे जो चीज स्थायी होगी। भाई जो अनस्टेबल चीज है उससे हमें क्या मतलब, हम तो उसी चीज को यूज में लेंगे जो चीज स्थायी है, जिसका अस्तित्व जो स्टेबल है आप लोगों की, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए
भाइतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बताए थे वो भी मैंने अक्रिय गैसों के बेस पे बताए थे, और अब कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है इसको भी मैं अक्रिय गैसों के बेस पे बताऊंगा। कैसे बताऊंगा वो एक चीज को देख लेना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के एक डाउट को क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट इस तरीके से देखते हैं, वो तरीका उनका पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है ना। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट उस तरीके से मत देखना, बहुत से कोई पूछ लेता आप उसको जवाब दे देते हो, ठीक है ना। उस तरीके से कभी भी आप लोग मत देखना कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, आप लोगों को पता वो गलत हो जाएगा। मैं अभी उस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से आप लोग देखते हो ना उस तरीके को मैं अभी आप लोगों का गलत साबित कर देता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोग हमेशा किसी के बॉन्डों को काउंट इस तरीका से करते हो भाइतम कोष पे इलेक्ट्रॉन के बेस पे, जैसे कि कार्बन के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। आपने बोल दिया भाई कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ध्यान में रखना तरीका अगर एक पर अप्लाई हो रहा था वो सभी पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। और जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके को देखना सब पर अप्लाई होगा आप लोगों का, ठीक है ना, सब पर बहुत बढ़िया तरीका से अप्लाई होगा। पहले मैं आप वाले तरीके को गलत कर देता हूं कि आप जो भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के बेस पर देखते हो कि ये एटम इतने बॉन्ड बनाता है, उस तरीके को पहले मैं आप लोगों को गलत कर देता हूं, और उसको गलत करने के बाद फिर मैं मेरा वाला तरीका बताऊंगा और वो तरीका पूर्ण रूप से सक्सेस तरीका होगा। इसको तो आप लोग खुद ही देख लेना। पहले मैं आपके वाले तरीके को गलत करता हूं। आप लोग हमेशा भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बेस पर देखते हो कि भैया जिसके भाइतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अभी तरीके को आप वाले को गलत करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, 2-4 पर तो आप वाला लागू हो रहा है लेकिन बाकी किन पर और पर लागू नहीं हो रहा। जैसे कि आप लोग ये बोलते हो कि भाई कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, ठीक। बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, यहां पर भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेरिलियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और आपको पता है बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, यहां पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लिथियम की। लिथियम के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 1 और आपको पता है लिथियम एक ही बॉन्ड बनाती है, यहां पर भी बात सही है। हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 और आपको पता है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, यहां तक भी आप लोगों की बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां से आप लोगों का यह तरीका पूर्ण रूप से गलत साबित होता है। कैसे? ऐसे एक बात बताओ, अभी ऐसा बोल रहे थे आप कि भाइतम कोष के बेस पर सब हम इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं कि जिसके भाइतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा, इन पर तो आपका तरीका अप्लाई हो गया। लेकिन जैसे ही मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन आपको पता नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। क्यों? अब कहां गया आप लोगों का तरीका? भाई नाइट्रोजन के बैलेंस अभी आप भाइतम कोष के बेस पर देख रहे थे कि कार्बन के भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन के भाइतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के भाइतम कोष में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड ही बनाता है आप लोगों का। ऑक्सीजन के भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो ऑक्सीजन एटम होती है वो तो 2 बॉन्ड ही बनाती है। उसका मतलब ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 8 नहीं सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉमन सी बात है ऑक्सीजन को 6 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाती, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड ही बनाती है। फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब उसको 7 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन आपको पता है फ्लोरीन तो 1 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। आपको पता है जो अक्रिय गैस होती है उनके भाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो उनको 8 बॉन्ड बनाने चाहिए आप वाले तरीके से तो। लेकिन आपको पता अक्रिय गैस तो कोई बॉन्ड बनाती नहीं, क्योंकि जो चीज स्टेबल होती है वो बॉन्ड क्यों बनाएगी? उनको तो पता हम स्टेबल होते हैं। अक्रिय गैस आपको पता किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों भाई? भाइतम कोष में तो उनके में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन अक्रिय गैस 8 बॉन्ड नहीं बनाती, अक्रिय गैस तो कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करती। इसका मतलब जो आप वाला तरीका है कि भाइतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बेस पर आप किसी के बॉन्डों को बताते हो, तो बेटा वो तरीका आप लोगों का पूरा गलत है, और आज के बाद उस तरीके का आप कभी भी यूज में मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले तरीके में आप फंस जाओगे, ठीक है। 2-4 को तो आप बता दोगे, लेकिन जैसे ही आप लोगों के लिए नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, नियोन आएगा, तो वहां पर आप लोग फंस जाओगे, आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो अब तरीका कौन सा यूज में लेना? अब तरीका वो यूज में लेना जो मैं बताऊंगा इस तरीका से, ठीक है ना। अब वो तरीका यूज में लेना जिसको अब मैं बताऊंगा, और ये वाला तरीका आपका कभी गलत नहीं होगा, और इसको तो आप खुद ही देख सकते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब भी कभी किसी के एटम देखने हैं कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, जब भी किसी एटम के बॉन्ड देखने हैं कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा आप लोग मेरे वाले तरीके को यूज करना, ठीक है। किस तरीका से? सुनो मेरी बात ध्यान से। आप पास वाली अक्रिय गैस देखें, एक शब्द में बता देता हूं, जिसके भी बॉन्ड काउंट करने हैं पास वाली अक्रिय गैस देख लेना। सुनो मेरी बात ध्यान से, तरीका कैसे है अब सुनो।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ठीक है ना। पास वाली अक्रिय गैस देख लें। ट्रिक क्या है, पास वाली अक्रिय गैस देख रही है और उनमें डिस्टेंस देख लेनी है। डिस्टेंस कैसे, इधर देखो, आपको बताया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एक संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 2 के ज्यादा नजदीक होती है। कितने की डिस्टेंस? 1 की डिस्टेंस। इसलिए आपको होता है हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। ठीक है ना। अब हम काउंट करते हैं हीलियम कितने बॉन्ड बनाएगा। तो कॉमन सी बात है, हीलियम तो अपने आप में एक अक्रिय गैस होती है, तो 2 संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होगी या 10 की, कॉमन सी बात है 2 के नजदीक होगी। 2 में से 2 गए तो क्या बचे? 0। इसका मतलब हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। बात करते हैं लिथियम की। लिथियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। एक बात बताओ, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है। 2 के ज्यादा नजदीक होती है, कितने का अंतर हुआ? 1 का। इसलिए लिथियम कितने बॉन्ड बनाता है? 1। बात करता हूं मैं बेरिलियम का, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। 4 संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होती है या 10 के ज्यादा नजदीक होती है? 2 के ज्यादा नजदीक होती है, कितने का अंतर हुआ? 2 का। इसलिए आपको बताइए बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाता है? 2। बात करता हूं बोरॉन का। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। ये आप लोगों का बोरॉन रहा, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। 5 संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 2 के ज्यादा नजदीक होती है, कितने का अंतर हुआ? 3 का अंतर हुआ। इसलिए आप लोगों को ये बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। बात करता हूं कार्बन की। तो सुनो, कार्बन ऐसी संख्या होगा कि जितने नजदीक 2 के होती है उतने 10 के होती है। 2 और 4 6 और 6 और 4 10। भाई कार्बन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 ही तो होता है। तो 6 संख्या जितने नजदीक 2 के होते हैं उतने ही 10 के होती है। जैसे कि 2 और 4 कितने होते हैं? 6 और 4 कितने होते हैं? 10। आप लोग किसी भी एंगल से देख लो, कार्बन जितने नजदीक 2 के होता है उतने ही 10 के होता है। इसका मतलब कितने की डिस्टेंस हो गई? 4 की। इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब बात करता हूं नाइट्रोजन की। आप हाइटम कोर्स के बेस पर देख लेते, आपका तरीका गलत था। अब मेरे वाले तरीके को यूज करो, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा। 7 संख्या इन दोनों के, भाई 7 संख्या 2 और 10 के बीच में आती है, तो ये देखो किसके ज्यादा नजदीक आ रही है? 7 संख्या 10 के ज्यादा नजदीक आ रही है। कितने का डिस्टेंस हुआ? 3 का डिस्टेंस हुआ। इसलिए आप लोगों को पता नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। भाई नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 ही तो होता है। 7 किसके बीच में आता है? 2 और 10 के बीच में आता है। तो ज्यादा नजदीक किसको होता है? 7 संख्या 10 के ज्यादा नजदीक होती है। कितने का अंतर होता है? 3 का। 7 और 3 10 ही तो होते हैं, 3 का अंतर होता है। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। 8 संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है। कितने? 2 का डिस्टेंस हो गई। इसलिए आपको पता ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2। बात करता हूं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है? 9। 9 संख्या 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के ज्यादा नजदीक होती है। कितने का अंतर? 1 का। इसलिए फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। बात करता हूं मैं नियोन की। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। अपने आप में एक अक्रिय गैस होती है, 2 के ज्यादा नजदीक होती है, 10 के। कॉमन सी बात है, 10 के ही नजदीक होगा। 10 में से 10 गए तो कितने बचे? 0। और आपको पता है नियोन कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। इसी तरीका से आप सोडियम को देख सकते हो। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। 11 संख्या किसके बीच में आ रही है? 10 और 18 के बीच में आ रही है। जिसके ज्यादा नजदीक होगी उसमें से घटा देना। 11 संख्या किसके नजदीक होती है? 10 के नजदीक होती है। कितने का अंतर हुआ? 1 का। इसलिए सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 संख्या 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 18 के। 10 के कितने का अंतर हुआ? 2 का। आपको पता है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 13 हुआ। 13 संख्या 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 18 के। 10 के ज्यादा नजदीक होती है। कितने का अंतर हुआ? 3 का। इसलिए आपको पता है एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। AlCl3 खूब देखते हो, एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड होते हैं। बात करता हूं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। 14 संख्या जितने नजदीक 10 को होती है उतनी 18 की होती है। 10 और 4 14, 14 और 4 कितने होते हैं? 18। इसलिए सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। बिल्कुल सही है। सिलिकॉन उसी फैमिली में आता है जिसमें कार्बन आता है, तो कॉमन सी बात है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बात करता हूं फास्फोरस की। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। भाई फास्फोरस का परमाणु क्रमांक आपको पता कितना होता है? 15 होता है। 15 संख्या 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 18 के ना। भाई 15 संख्या 18 के ज्यादा नजदीक होती है, इसलिए फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 3। अब ना फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बनाता है, और उसका मैं जवाब देता हूं। उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, खाली डी कक्षक होती है, और खाली डी कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर वो अपनी बैलेंसिंग को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको पता है कि जो आप लोगों का फास्फोरस होता है वो 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है। उसकी बात करता हूं सल्फर की। सल्फर
दो बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है और सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाता है। और उसका रीजन भी होता है, उनके पास खाली डी कक्षक होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। 16 संख्या किसके ज्यादा नजदीक होती है? 10 या 18? 18 के ज्यादा नजदीक होती है। कितने का अंतर हुआ? 2 का अंतर हुआ, इसलिए सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगी। उसके बाद आप लोगों को पता है सल्फर 4 भी बनाती है, 6 भी बनाती है। अगर कोई पूछ ले कि सल्फर तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि 18 के ज्यादा नजदीक होते, बिल्कुल सल्फर 2 बॉन्ड बनाती है, लेकिन सल्फर 2 के साथ 4 भी बनाती है और 6 भी बनाती है। आपको बताइए SCl2 भी होता है, SF4 भी होता है और आपको पता है SF6 भी होता है। अगर कोई पूछे कि सल्फर 4 भी बनाता है और आप लोगों का ये सल्फर 6 भी बनाता है, आपको पता है फास्फोरस PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है। कोई आप लोगों से पूछ ले कि फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बनाता है, उसको तो 3 बनाने चाहिए क्योंकि 15-18 के ज्यादा नजदीक होती है, तो 3 का डिस्टेंस हुआ। सल्फर का कितना होता है? 16। 16 किसके नजदीक हुआ? 18 के, तो उसको 2 बनाने चाहिए, लेकिन ये 4 भी बना रहा है, 6 भी बना रहा है, ये 5 बना रहा है। इसका जवाब होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर और फास्फोरस के पास में खाली डी कक्षक होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, जिसकी वजह से वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकती हैं। इसलिए उनकी वैलेंसी यहां पर सल्फर की 4 भी हो जाती है और सल्फर की आप लोगों की 6 भी हो जाती है, और फास्फोरस की 3 तो होती है, 3 के साथ वो 5 वैलेंसी भी शो करता है, और उसका रीजन होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी कक्षक होती है। ठीक है ना। बात करता हूं मैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 17 संख्या किसके ज्यादा नजदीक हुई? 18 के ज्यादा नजदीक हुई। ठीक है ना। तो कॉमन सी बात, कितने का अंतर हुआ? 1 का। तभी तो आपको पता Cl 1 बॉन्ड बनाता, Cl माइनस होता है। खूब सुना होगा आपने, Cl माइनस होता है। जैसे कि HCl, हाइड्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाता है? 1। और Cl भी कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। क्योंकि हाइड्रोजन किसके पास में होती है? हीलियम के पास में होती है। कितने का अंतर होता है? 1। और आपका एक क्लोरीन 17 होता है, किसके पास में होती है? 18 के पास में। कितने का अंतर होता है? 1। इसलिए दोनों एक एक बॉन्ड बना रही है। फिर उसके बाद तो 18 पे आपका आर्गन आ जाएगा। 18 संख्या किसके ज्यादा नजदीक होगी? 10 के 18 के? कॉमन सी बात है, 18 के नजदीक होगी। 18 में से 18 गए तो कितने बच्चे? 0। और आपको पता है अक्रिय गैस किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। अक्रिय गैस कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि वो एक स्टेबल होती है, और स्टेबल चीज बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो इस तरीका से कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, उतने ही बॉन्ड क्यों बनाएगा, ये तरीका भी आप लोगों को बता दिया। और ध्यान रखना, ये जो तरीका बताया है आपको पता है 2 ब्लॉकों पर ही अप्लाई होगा। एक तो आप लोगों के S ब्लॉक पर अप्लाई होगा और एक आप लोगों के P ब्लॉक पर अप्लाई होगा। अब जो D ब्लॉक की केमिस्ट्री और F ब्लॉक की केमिस्ट्री है, ये आप लोग BSc सेकेंड ईयर और BSc थर्ड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है ना। अब ये जितने भी, जैसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखना बताया अभी थोड़ी देर पहले, और आपको बताइए कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है, वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है, ये तरीके आप लोगों के लिए ओनली 2 ब्लॉक पर ही अप्लाई होंगे। एक तो आप लोगों को S ब्लॉक पर अप्लाई होगा और एक आप लोगों का P ब्लॉक पर अप्लाई होगा। ये वाले तरीके जो बताए हैं ये डी ब्लॉक पर और आप लोगों के एफ ब्लॉक पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जब केमिस्ट्री आएगी तब इनका भी तरीका बताऊंगा कि डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की क्या केमिस्ट्री होती है, वो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर में समझोगे। अभी जितने भी लेक्चर ले रहा हूं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ले रहा हूं, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दे रखा है, जबकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये आप लोगों की बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में दे रखी है। एक बार फिर सुन लो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दे रखे हैं और बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ने हैं। ठीक है ना। सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों की डी ब्लॉक की पूरी केमिस्ट्री दे रखी है और एफ ब्लॉक की पूरी केमिस्ट्री दे रखी है। फिर आगे जाकर थर्ड ईयर के अंदर भी वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और पढ़ते हो। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो जितने भी तरीके बता रहा हूं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पर अप्लाई होंगे, आप लोगों के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर अप्लाई नहीं होंगे। जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा तब इनका भी तरीका बता दूंगा कि किस तरीका से तो इनके बॉन्डों को देखोगे, ठीक है ना, और किस तरीका से इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखोगे, वो डिस्कशन करेंगे बीएससी सेकंड ईयर में। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हम बात कर रहे हैं एक तो एस ब्लॉक की और एक पी ब्लॉक की। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए 2 चीज सिखाई है। एक तो मैंने आपको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखना बता दिया कि बाह्यतम कोश में बैलेंस शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और एक मैंने आप लोगों के लिए ये बता दिया कि कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है। अक्रिय गैसों का अंतर देख लेना, पास वाली अक्रिय गैस देख लेना और डिस्टेंस देख लेना, जितनी डिस्टेंस होगी वही उतनी ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि कोई ने पूछ लिया सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा, आपको तुरंत पता लगा सल्फर 10 और 18 के बीच में आ रही है। अब 18 10 और 18 के बीच में आ रही है, भाई सल्फर का कितना होता है 16 होता है,
कौन कौन सी अक्रिय गैसों के बीच में आ रही है? 10 और 18 वाले के बीच में आ रही है। अब देखो सल्फर जो परमाणु क्रमांक 16 होता है वो 10 के ज्यादा नजदीक होती है, 18 के ज्यादा नजदीक होती है। तुरंत क्लिक हुआ कि भाई 16 संख्या तो 18 के ज्यादा नजदीक होगी। कितने का अंतर हुआ? 2 का हुआ। तो कॉमन सी बात है, सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। कोई पूछ ले सल्फर 4 और 6 भी बनाता है, तो जवाब दे देना भाई इसके पास खाली डी कक्षक होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इसलिए वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेते हैं। फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ आप लोगों का, ठीक है ना, इनके पास खाली डी कक्षक है अर्थात वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, जिसकी वजह से वो अपनी वैलेंसी को अर्थात अपने बंधों को बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो आइटम को उसके इलेक्ट्रॉन देखना बता दिया, कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है, ये भी मैंने आज आप लोगों को इस लेक्चर में बता दिया। चलो ठीक है, ये आप लोगों को यहां से बेसिक हो जाता क्लियर। अब जो अगले लेक्चर में हम एमओटी थ्योरी को पढ़ेंगे और एमओटी थ्योरी को भी बिल्कुल ट्रिक बेस में लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं आप लोगों को आंसर चेक करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद में ऑर्बिटल डायग्राम बना बनाकर उस सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल वहां पर भी उसको बिल्कुल पूरे बेस से लूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक बार फिर सुन लो, किन 2 चीजों का डिस्कशन किया। एक तो भाइटम को उसमें इलेक्ट्रॉन देखना सीखा है हम लोगों ने, और एक कौन सा एटम कितने बॉन्ड बनाता है और वो उतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है, ये भी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया। अक्रिय गैसों का अंतर देखना है, पास वाली अक्रिय गैस देख लेना, फिर घटा के देख लेना, जितना आप लोगों को आए वही आप लोगों को बॉन्ड हो जाएंगे, भाई वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। चलो ठीक है, अब सुनो एक बार फिर बता देता हूं, एमओटी थ्योरी जो होगी उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में 2 टॉपिकों का हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।